हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकेश सिंह। सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग मोटर और जनरेटर के सिद्धांत और क्रियाविधि को समझेंगे। इससे पहले के वीडियो सेक्शन में हम लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझा है। इससे संबंधित एम्पियर और मैक्सवेल के नियम को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबक को रखा जाए तो उसके ध्रुवों पर एक बल लगता है। अब यदि चुंबक फिक्स नहीं हो तो इस बल के कारण वह विक्षेपित होता है। इसके विपरीत यदि चुंबक फिक्स्ड हो तो चालक तार विक्षेपित होता है। यहां जो बल लग रहा है उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पर डिपेंड करता है। इसकी दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड का नियम दिया। उन्होंने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, जैसा कि हम देख रहे हैं कैनवस पर, और मध्यमा धारा की दिशा बताती हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हो, तो चालक तार पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा। अब इस नियम को क्लियरली समझने के लिए हम लोग एक चुंबक लेते हैं और इसके ध्रुवों के बीच एक चालक तार को रख देते हैं, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम से इस चालक तार पर जो बल लगेगा वो अंगूठे की ओर होगा। अब यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दें, यानी कि पहले की तुलना में उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, विद्युत धारा की दिशा को भी उल्टा कर दें, तो जाहिर है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से चालक तार पर लगने वाला बल पहले सिचुएशन के मुकाबले उलट जाएगा और यह भी अब पहले स्थिति की तुलना में विपरीत दिशा में लगेगा। इसी सिद्धांत का उपयोग करके मोटर बनाया गया, जिसका यूज आजकल वॉशिंग मशीन से लेकर के लिफ्ट तक में होता है। ये बहुत ही यूजफुल युक्ति है। इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों की सतह होती है अवतल, ताकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। इनके ध्रुवों के बीच तांबे की तार की एक कुंडली होती है जिसे कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। यह अपने अक्ष पर घूम सकता है। आगे इसके साथ 2 अर्धवृत्ताकार वलय जुड़े होते हैं, यानी स्प्लिट रिंग, जो कि सुचालक पदार्थ का बना होता है और इसका काम है विद्युत धारा की दिशा को बदलना। एक्चुअली यह स्प्लिट रिंग आगे 2 कार्बन ब्रश से जुड़ा होता है। इसमें से एक ब्रश जुड़ा होता है परिपथ में धन ध्रुव से और दूसरा जुड़ा होता है ऋण ध्रुव से। और यह स्प्लिट रिंग का जो आधा हिस्सा है यह एक कार्बन ब्रश के टच में रहता है और दूसरा जो आधा हिस्सा है यह दूसरे कार्बन ब्रश के टच में रहता है, यानी कि कुंडली में विद्युत धारा इसकी मदद से प्रवाहित होती रहती है। जब यह हाफ रोटेट होता है, आधा घूम जाता है, तो स्प्लिट रिंग का हिस्सा बदल जाता है, यानी जो हिस्सा अभी धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है वह ऋण ध्रुव से जाकर जुड़ जाता है और जो हिस्सा ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है वो धन ध्रुव से जाकर जुड़ जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि कुंडली में जो धारा की दिशा है वो बदल जाती है। अब कुंडली में धारा की दिशा बदलने का क्या लाभ होता है, इसको हम लोग इसी टॉपिक में आगे समझेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि जब इस तरह से कुंडली रोटेट होती है तो उसमें धारा की दिशा हर बार बदलती है इस स्प्लिट रिंग की वजह से। एक्चुअली कुंडली एबीसीडी में AB और CD 2 समांतर भुजा है। जब इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो AB और CD में बराबर परिमाण के लेकिन दिशा में विपरीत धारा प्रवाहित होने लगती है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से
इन दोनों में ही एक दूसरे के विपरीत लेकिन बराबर परिमाण में बल लगने लगता है। ये दोनों बल एक बल युग्म की तरह कार्य करते हैं। इससे आर्मेचर घूमने लगता है। लेकिन जब आधे रोटेशन के बाद AB चला जाता है CD की जगह और CD चला आता है AB की जगह, तो इस पर जो बल युग्म कार्य कर रहा था उसकी भी दिशा बदल जाती है। और अब यहां पर एक परेशानी यह हो सकती है कि बल युग्म की दिशा बदलने के कारण आर्मेचर वापस उल्टा घूमकर अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाए, यानी यह अपना चक्र पूरा ना करे। आधे रोटेशन के बाद इसके रिवर्स होने का खतरा रहता है। तो यहीं पर विद्युत धारा की दिशा बदलने की जरूरत होती है ताकि बल युग्म की दिशा वही बनी रहे और आर्मेचर अपना चक्र पूरा करे, घूमने का जो उसका रोटेशन है, वो जो चक्र है उसको पूरा करे। तो विद्युत धारा की दिशा बदलने का काम यहाँ पर स्प्लिट रिंग करता है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं इसी टॉपिक में। आधे रोटेशन के बाद यह स्प्लिट रिंग चेंज हो जाता है, धन ध्रुव वाला ऋण ध्रुव की तरफ चला जाता है और ऋण ध्रुव वाला धन ध्रुव की ओर चला आता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि कुंडली में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, यानी बल युग्म फिर से उसी दिशा में कार्य करने लगता है जिस दिशा में पहले कार्य कर रहा था। तो हर बार बल युग्म जब एक ही दिशा में कार्य करता है तो कुंडली अपना चक्र पूरा करती है और आर्मेचर पूरी तरह से अपने अक्ष पर घूमने लगता है। यहां एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब आर्मेचर में कुंडली की संख्या 1 होती है तो उसका रोटेशन स्मूथ नहीं होता, यानी घूमने के दौरान इसमें झटके लगते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आर्मेचर में कुंडली की संख्या बढ़ा दी जाती है ताकि उसका रोटेशन स्मूथ हो सके। इस तरह मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। मोटर में थोड़ा बहुत फेरबदल करके अलग अलग तरह के यंत्र बनाए जाते हैं। जैसे कि मोटर में ब्लेड लगा दिया जाए तो पंखा बन जाता है। इसमें पुली लगा करके फीते की मदद से हम लोग कई सारी मशीनों को चला सकते हैं, जैसे कि गेहूं पीसने की मशीन। तो इसका मल्टीपल यूज है। आजकल बहुत सारे अप्लायंसेज में मोटर का यूज हो रहा है। वैसे मोटर में जो आर्मेचर है उसकी बनावट विशेष है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। एक्चुअली आर्मेचर में 2 चीजें हैं, एक है कुंडली और दूसरा है क्रोड। जब तार को इस तरह लपेटा जाए कि उसके फेरे एक दूसरे से अलग हों लेकिन अगल बगल ही हों, तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। इस परिनालिका को यदि हम लोग बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ दें और परिपथ को पूरा कर दें तो यह चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तक के लिए। फिर जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ करते हैं तो इसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह एक विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यह एक विद्युत चुंबक है जो स्विच ऑन करने पर चुंबक जैसा बिहेव करेगा और स्विच ऑफ करने पर सामान्य हो जाएगा। इसकी शक्ति तब और बढ़ जाती है जब इसके भीतर नरम लोहा रख दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परिनालिका को यदि नरम लोहे के ऊपर लपेट कर बनाया जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह बहुत ही शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब परिनालिका में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यह नरम लोहा एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो परिनालिका में रखे इसी नरम लोहे को क्रोड कहते हैं। तो जो आर्मेचर है इसमें ये दोनों चीजें होती हैं, कुंडली और क्रोड। परिनालिका का यूज विद्युत जनित्र यानी जनरेटर में भी होता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। एक बार फैराडे कुछ प्रयोग कर रहे थे। इसी क्रम में एक बंद कुंडली के आसपास से उन्होंने एक चुंबक को गुजारा तो कुंडली से जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा था उसमें कुछ विक्षेप उत्पन्न हुआ, जिसका साफ अर्थ है कि विद्युत धारा उत्पन्न हुई। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया और परिनालिका के साथ करके देखा। सबसे पहले उन्होंने परिनालिका को स्थिर रखा और चुंबक में गति दी तो विक्षेप उत्पन्न हुआ।
फिर उन्होंने इस बार चुंबक को स्थिर रखा और परिनालिका को इधर उधर किया, तो भी देखा कि विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब दोनों को ही स्थिर कर दिया तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ गैल्वेनोमीटर में। तो इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब चुंबक और परिनालिका के बीच अपेक्षित गति होती है तभी जाकर के विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को उन्होंने प्रेरित धारा कहा और इस घटना को उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नाम दिया। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखिए कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक में गति का रिजल्ट है प्रेरित धारा। इस प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिया। यह भी बिल्कुल बाएं हाथ की तरह ही है। बाएं हाथ के नियम से हम लोगों को चालक पर लगने वाले बल की दिशा पता लगती थी। दाएं हाथ के नियम से हमें प्रेरित धारा की दिशा का पता लगता है। इसमें भी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाना है। यदि अंगूठा चालक में गति की दिशा को दिखाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, तो जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो होगी मध्यमा की दिशा में। इस नियम को क्लियरली समझने के लिए एक चुंबक लेते हैं जिसमें कि चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की दिशा में है। इसके ध्रुवों के बीच एक चालक को लेकर के अंगूठे की दिशा में उसमें गति उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा मध्यमा की दिशा में है। तो चलिए जरा अब हम लोग देखते हैं कि जनरेटर कैसे काम करता है। इसमें भी एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के बीच नरम लोहे पर लिपटी हुई तांबे के तार की एक कुंडली होती है जिसे कहते हैं हम लोग आर्मेचर। आर्मेचर के बनावट की डिटेल्ड चर्चा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की है। आगे यह आर्मेचर या तो स्प्लिट रिंग यानी कि खंडित वलय से या फिर कंप्लीट रिंग यानी कि पूर्ण वलय से जुड़ा होता है। स्प्लिट रिंग यानी अर्धवृत्ताकार वलय या खंडित वलय का क्या फंक्शन है इसे भी हम लोग समझ चुके हैं इसी टॉपिक में जब हम लोग मोटर की चर्चा कर रहे थे उस समय। इसका काम है विद्युत धारा की दिशा को बदलना। यह कुछ समय के लिए धारा को एक दिशा में रखता है और फिर कुछ समय के लिए दूसरी दिशा में। लेकिन जो पूर्ण वलय है उसका काम है धारा की दिशा को हमेशा सेम रखना, एक ही दिशा में रखना, क्योंकि इसमें जो प्लस और माइनस है वो कभी बदलता नहीं है। खंडित वलय में यह बदल जाता है इसलिए दिशा बदल जाती है, लेकिन पूर्ण वलय में यह बदलता नहीं है इसलिए दिशा नहीं बदलती है। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब धारा की दिशा बदलती है तो उसे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी कहते हैं, इसे प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। और जब उसकी दिशा सेम रहती है, उसकी दिशा नहीं बदलती है, तो उसे डीसी कहते हैं यानी कि दिष्ट धारा। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बनावट में केवल रिंग का ही फर्क होता है। एसी जनरेटर में खंडित वलय होता है स्प्लिट रिंग, और डीसी जनरेटर में कंप्लीट रिंग होता है यानी कि पूर्ण वलय। अब वलय चाहे जो भी हो लेकिन उसके साथ जुड़े होते हैं कार्बन ब्रश जो कि कुंडली में प्रेरित होने वाले धारा को परिपथ में लाते हैं। अब बाद में हम लोग इस धारा का उपयोग करते हैं अपने कामों के लिए। तो होता क्या है कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक में गति उत्पन्न होती है। और हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में चालक में गति हो तो इसका एक ही रिजल्ट है प्रेरित धारा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा प्रेरित होने लगती है जो कि कार्बन ब्रश के जरिए परिपथ में आ जाती है और फिर बाद में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। विद्युत संयंत्रों में बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं और इसके आर्मेचर को घुमाने के लिए आर्मेचर में एक टरबाइन लगा होता है। अब इस टरबाइन को अलग अलग तरीके से घुमाया जा सकता है। जैसे कि जल विद्युत में
नदियों में बांध बना लिया जाता है और बांध से पानी को इस तरह छोड़ा जाता है कि वो टरबाइन पर गिरे और उसे घुमाए, इससे बिजली पैदा होती है। लेकिन वहीं ताप विद्युत में क्या होता है कि पानी को गर्म किया जाता है और भाप बनाया जाता है और उस भाप की मदद से इस टरबाइन को घुमाया जाता है। कुल मिलाकर के टरबाइन को आप जैसे भी घुमाएं, बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली को तार की मदद से शहरों तक, गांवों तक और हर आदमी के घरों तक पहुंचाया जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होती है एसी। एसी का मान पहले शून्य से शुरू होता है, फिर अधिकतम तक पहुंचता है, फिर घटते घटते यह शून्य तक पहुंचता है। जैसे यह शून्य तक पहुंचता है उसी क्षण इसकी दिशा बदल जाती है और फिर वही होता है, यानी कि शून्य से शुरू होता है, अधिकतम तक जाता है और फिर शून्य, फिर इसकी दिशा बदलती है और यह क्रम चलता रहता है। यानी कि जब शून्य से यह शुरू होता है एक दिशा में, फिर अधिकतम तक जाता है और फिर शून्य होकर के जब अपनी दिशा बदलता है, फिर वहां शून्य से शुरू होकर के अधिकतम तक जाता है और फिर शून्य होता है, तो यहां तक के क्रम को कहते हैं एक साइकिल या चक्र। एक सेकंड में जितना साइकिल होता है वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है विद्युत धारा की। मान लीजिए कि एक सेकंड में इस तरह का 5 साइकिल पूरा होता है, तो हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। हर्ट्ज इसकी इकाई है, यूनिट है इसका। हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। घरों में जो वायरिंग होती है उसमें 3 तार होते हैं। पहला तार जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे कहते हैं लाइव वायर। इसका कवर होता है लाल या फिर भूरा। जो दूसरा तार होता है वह न्यूट्रल वायर होता है। इसका रंग होता है काला या फिर हल्का नीला। और एक तीसरा तार भी होता है जो कि अर्थ से जुड़ा होता है, इसे अर्थ वायर कहते हैं। इसका रंग होता है हरा। ये सभी तार सबसे पहले मेन बोर्ड से जुड़े होते हैं, वहां से इनका कनेक्शन भेजा जाता है अलग अलग कमरों में, जहां पर टीवी, पंखा, बल्ब आदि से इनका कनेक्शन होता है। इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए, उनको ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच लगा होता है उसे हमेशा लाइव वायर में जोड़ा जाता है। हालांकि इन सभी उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज भी लगे होते हैं। फ्यूज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो सेक्शंस में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस टॉपिक को समझा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें याद कर लीजिए। इसके डायग्राम को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें जो मोटर और जनरेटर का डायग्राम है उसको भी, डायग्राम को हमेशा एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। इसके कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेना है। यदि एक बार में आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिए। इसके ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आंसर्स को लिख कर देखिए। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए कि इसके क्या फायदे हैं। इससे ना सिर्फ आपका समय बचता है फेयर कॉपी से, बल्कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होता है। आगे के क्लासेस के लिए आपका बेस मजबूत होगा और इसके लिए कोई अलग से आपको कॉस्ट भी नहीं लगाना है। नॉर्मली आप फेयर कॉपी खरीदेंगे, फिर फेयर करेंगे तो उसका एक कॉस्ट होगा, साथ में आपका समय भी जाएगा। तो इन सब की बचत करता है सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी। यह सामाजिक विज्ञान के लिए भी उपलब्ध है, तो उसे भी खरीद लीजिए। मन से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।